जो हम सेकेंड कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो ब्रांच्ड है। उसमें भी इस तरह के लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर जो साइड में निकली ब्रांच है वो इनकी पैकिंग वीक कर देती है। पैकिंग वीक होने से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको कुछ ऐसा फील करा रही हैं कि इंफीरियर क्वालिटी के पॉलीमर होते हैं, पर ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है आपको चीज़ कहाँ काम में लानी है। अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल दूँ नेचुरल में, तो जो बॉडी में स्टोर मटेरियल होते हैं ग्लाइकोजन और स्टार्च, वो इसी कैटेगरी के आते हैं। बॉडी में प्रेजेंट ग्लाइकोजन और स्टार्च का क्या फंक्शन होता है? क्या ये आपकी एक्टिविटीज़ के दौरान मसल्स की तरह स्ट्रेच होते हैं जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए? नहीं। अगर इनका डेंसिटी ज़्यादा होती, पैकिंग अच्छी होती, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती, तो जिस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है स्टार्वेशन के केस में या किसी डिफरेंट सिचुएशन में, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता, डेंसिटी ज़्यादा होती, तो डेफिनेटली ये मेल्ट होकर एनर्जी प्रोवाइड करने में टाइम लगा, तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं इन्हें इंफीरियर बना रही है। ये प्रॉपर्टीज़ क्रिएट भी की जाती हैं, डिपेंड कि आप उसे कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो जो एप्लीकेशंस हम पढ़ चुके हैं उनमें हम देखते हैं कि ब्रांच की कैटेगरी में कौन कौन आता है। उन एग्जांपल्स में हमने जब शुरुआत की थी लो डेंसिटी पॉलीथीन, तो उस लो डेंसिटी पॉलीथीन में भी उसी तरह की ब्रांचेस निकली थी जिसने उसकी डेंसिटी जो है वो कम कर दी थी। इसके अलावा हमने जब पॉलीप्रोपिलीन पढ़ा था उसमें भी मिथाइल ग्रुप की ब्रांच निकली थी, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है, पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन के अलावा पीवीसी हमने जो पढ़ा था उसमें भी जो क्लोरीन ग्रुप था वो इसी तरह साइड में निकला हुआ था, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। पीएमएमए की बात करें, पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट, तो उसमें भी ऊपर जो ग्रुप निकले था मिथाइल और नीचे एस्टर ग्रुप था वो ब्रांच का काम कर रहा था। अब इस कैटेगरी में हम जो नए पढ़ने वाले हैं उसमें आएगा पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन के अलावा पीएमएमए से मिलता हुआ, वो उससे सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, मिथाइल ग्रुप पॉली मिथाइल एक्राइलेट। इसे हम दो पढ़ते हैं, पॉलीस्टाइरीन। जो पहला हम पढ़ रहे हैं पॉलीस्टाइरीन, ये स्टाइरीन मोनोमर से बना होता है। और यहाँ पर आप इस चैप्टर में देखेंगे कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके मोनोमर की प्रिपरेशन भी डिस्कस की जाती है। जैसे एक क्लोरोप्रेन नाम का एक मोनोमर यूज़ किया जाएगा रबर की प्रिपरेशन में, उसका यहाँ हम स्टाइरीन बनाना देखेंगे कि स्टाइरीन केमिकली कैसे बनाया जाता है। तो नायलॉन 66 का कैप्रोलैक्टम देखा जाता है कैसे बनाया जाता है। सबसे हम देखते हैं स्टाइरीन होता क्या है। बेंजीन के रिंग पर ये जो अटैच ग्रुप है CH22CH2, इसे स्टाइरीन कहा जाता है, और ये जब रिपीट होगा तो इसे पॉलीस्टाइरीन कहेंगे। देख सकते हैं इसका स्पाई बॉन्डिंग है, उसका यूज़ करेगा तो एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी में आएगा। सिंथेटिक तो है ही, इसे केमिकली बनाया जाएगा। इसके अलावा इसमें साइड में जो स्ट्रेट चेन इससे बनेगी तो जो निकला है वो ब्रांच का काम करेगा। पहले हम देखना चाहते हैं ये स्टाइरीन बनता कैसे। स्टाइरीन को बनाने के लिए सबसे पहले बेंजीन जो होता है उसकी रिएक्शन कराई जाती है
इथाइल ग्रुप के साथ में। जैसे अल्काइलेशन भी कह सकते हैं, और आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जिसमें आप इसका डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट कराना चाहते हैं, लाइक CH3 CH2Cl in presence of anhydrous aluminium chloride। ये इस पोजीशन के हाइड्रोजन क्लोरीन को रिमूव करके सबसे पहले इथाइल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस कर देगा और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, जिससे आप मोनोमर स्टायरीन बना सकेंगे। स्टायरीन का अगर फॉर्मूला देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है और हाइड्रोकार्बन में जिक्र होता है डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस का। तो यहाँ पे एक मिक्सचर यूज़ किया जाएगा फेरिक ऑक्साइड का और क्रोमियम ऑक्साइड का। ये जो मिक्सचर है वह हाइड्रोजन के रिमूवल में मदद करेगा, और जब ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो हाइड्रोजन के रिमूवल से हमको जो मिलेगा वो स्टायरीन होगा। ये स्टायरीन है। जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे पहले आप बेंजीन में डायरेक्ट इथाइल ग्रुप को हीट करके, या फिर ज़्यादा आसान है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात से पहले सबसे पहले इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर Fe2O3 और Cr2O3 के मिक्सचर में से गर्म करके हाइड्रोजन को रिमूव करके स्टायरीन का प्रिपरेशन करेंगे। ये जो स्टायरीन है, इससे पॉलीस्टायरीन कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो इस पॉलीस्टायरीन की प्रिपरेशन में सबसे पहले स्टायरीन लिया जाएगा, PVC की तरह इसमें भी बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इनिशिएट करेगा, और ये जो पाई बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी, जिससे कारण ये एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी में आ जाएगा। ये जब टूट जाएगा तो वैलेंसी खाली हो जाएंगी, ये वो फ्री वैलेंसीज हैं हाइड्रोकार्बन की, जिसके थ्रू ये आगे और पीछे वापस जुड़ सकते हैं और बनाएंगे पॉलीस्टायरीन। तो ये हमारे पास था स्टायरीन, जिससे हमें जोड़कर मिला पॉलीस्टायरीन। ये जो पॉलीस्टायरीन होता है ये ट्रांसपेरेंट भी गेन किया जा सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये हीट रेजिस्टेंट तो होता ही है और ये काफ़ी यूज़फुल सब्सटेंस भी होता है। तो इट कैन ऑब्टेन इन ट्रांसपेरेंट फॉर्म। और इसके यूजेस अगर हम देखें तो ये टेलीविज़न और रेडियो कैबिनेट्स जो होते हैं, कवरिंग जो होती है उसको बनाने में यूज़ होता है। टॉयज बनाने के काम आता है। इससे बॉटल बनाई जा सकती है। कप बनाने के आता है काम। फूड कंटेनर बनाने के भी काम आता है। ये सारे एप्लीकेशंस हो गए इसके पॉलीस्टायरीन के। जैसे कि देख रहे हैं एडिशन पॉलीमर है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है
जो टूट के वैलेंसी खाली करेगा, और ये टोटली सिंथेटिक पॉलीमर भी है। होमोपॉलीमर इसे कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही तरह का मोनोमर यूज़ किया गया। और इस फिलहाल कैटेगरी की जो बात करें, ब्रांच की बात करके, लीनियर में साइड में जो ब्रांच निकलेगी तो उसकी पैकिंग जो है वो कम कर देगी, इससे इसकी डेंसिटी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। प्रिपरेशन यूजेस, और यहाँ पर पॉलीस्टाइरीन के अलावा एक और एग्जांपल है, हमने जो जिक्र किया था पॉलीमिथाइल एक्राइलेट। इससे पहले पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट था, उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है इसका। ये जो पॉलीमिथाइल एक्राइलेट है, जैसे हमने कहा था एक्राइलेट वर्ड में हमको देखने के लिए मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CHC, और यहाँ एस्टर ग्रुप जो है मिथाइल से जुड़ा है। और सिमिलरली नॉट नेसेसरी हम मिथाइल लें, हम इथाइल भी ले सकते हैं, उसे इथाइल एक्राइलेट कहेंगे, दोनों मिलते जुलते होते हैं। और यहाँ पर ये पाई बॉन्डिंग टूटेगी, अगर पाई बॉन्डिंग है तो पाई बॉन्डिंग को तोड़ के हम यहाँ से बनाएंगे। और ये भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बनाया जाता है। और जब इसकी पाई बॉन्डिंग टूटेगी और जब वैलेंसी खाली होगी तो ये जो ईस्टर ग्रुप है ये साइड चेन के रूप में आ जाएगा, जिससे ब्रांचिंग आ जाएगी जो इसकी पैकिंग डेंसिटी कम कर देगा। पॉलीमिथाइल एक्राइलेट कहते हैं इसको। इससे ज़्यादा यूजफुल सब्सटेंस PMA में था, जो हमने देखा था काफ़ी जगह, जैसे एयरक्राफ्ट की विंडोज़, प्लास्टिक ज्वेलरी, इसके अलावा आई लेंसेज, स्काईलाइट्स आदि बनाने काम आता है। इसे जो लेटेक्स पेंट होता है वो बनाने के लिए काम आता है। ये जो लेटेक्स पेंट होता है वो नॉर्मल पेंट से मिलाया जाता है, स्पेशली वाटर प्रूफिंग करने के लिए इसको मिलाया जाता है, क्योंकि जब छत होती है या फिर कहीं जो पानी की टंकी होती है उसे लीकेज से बचना होता है, तो जो भी पेंट लगाया जाता है उसके साथ में इसको मिक्स कर दिया जाता है। जो थर्ड कैटेगरी है वो है क्रॉस लिंक्ड। ये जो क्रॉस लिंक्स होते हैं इनमें बिल्कुल वैसे ही लीनियर चेन होती है जैसे कि हमने लीनियर और ब्रांच में देखी। ब्रांच की तरह इस तरह इसमें साइड में कुछ ग्रुप निकले होता है, बस फ़र्क यह है कि ये जो ग्रुप होते हैं ये से बॉन्ड के थ्रू जोड़ रहे होते हैं। और ये जब जुड़ते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल बना देते हैं। जैसा कि हमने कहा था एक वैरायटी होती है थर्मोसैटिन, जिसे थर्मोप्लास्टिक से कंपेयर किया गया था कि थर्मोप्लास्टिक जिनमें क्रॉस लिंक नहीं होते वो आसानी से गर्म करने पर पिघल जाते हैं, वापस ठंडा करने में मोल्ड हो जाते हैं। जो थर्मोसैटिन होते हैं उसमें इस तरह क्रॉस लिंक होते हैं जो इसे हार्ड और ब्रिटल बना देते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये हार्ड होते हैं और ये ब्रिटल भी होते हैं। इसका एक एग्जांपल जो है सेमी सिंथेटिक को शो करता है। जैसे जो नेचुरल रबर आता है वो नेचुरल रबर जो होता है उसे नियोप्रीन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर आइसोप्रीन प्रेजेंट होता है। नियोप्रीन में सब इतना फ़र्क होता है कि जो यहाँ पर CH3 ग्रुप है उसकी जो क्लोरीन ग्रुप होता है। ये नेचुरल रबर जो मिलता है इसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है। आप इसे अगर ज़ोर से ज़्यादा खींच दें तो ये टूट जाता है। ये खींच इसलिए पाता है, ये अपनी नॉर्मल लेंथ से 10 गुना ज़्यादा खींच जाता है, पर टूट इसलिए जाता है क्योंकि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। इनमें काम करने वाला अट्रैक्शन वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इनमें इलास्टिसिटी तो क्रिएट कर देता है, पर वापस जो रिगेन करने की कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है खींचने की, वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो इस नेचुरल पॉलीमर में थोड़ा सा सल्फर इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब ये ऑब्वियसली जुड़ता है तो ये इस तरह की बॉन्डिंग होती है आगे पीछे जो इसे खाली कर देती है। ये तो ब्रांच है
मगर इस तरह के जो लेयर्स होती हैं उनमें जब थोड़ा सा सल्फर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो ये जो सल्फर होता है ये इनमें क्रॉस लिंक क्रिएट कर देता है अपनी बॉन्डिंग के थ्रू, और ये जो क्रॉस लिंक्स होती हैं ये मदद करती हैं उसे खींचने में। तो ये सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल हो जाता है ये, क्योंकि ये जो सेमी सिंथेटिक फॉर्म होता है उसमें नेचुरल चीज़ में थोड़ी सी चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है। जहाँ तक हार्डनेस और ब्रिटलनेस है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं मिलाते हो कि हमें सिर्फ इसमें एक ही प्रॉपर्टी क्रिएट करनी थी कि जब इसे खींचें तो एक कोई ऐसी बॉन्डिंग है जिसे वापस शेप गेन करने में हेल्प कर दें। तो इस तरह के सल्फर के इंट्रोडक्शन को वल्कनाइजेशन किया जाता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और हम एक ऐसा एग्जाम्पल देख रहे हैं जैसे हमने बैकेलाइट का, तो जो थर्मोसेटिंग होता है जो हार्ड और ब्रिटल होता है इसमें किस तरह एक बॉन्डिंग जो है दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। तो सिंथेटिकली इंट्रोड्यूस सल्फर होता है। हम एक केमिकल प्रिपरेशन के द्वारा देखना चाहते हैं कि कैसे इसमें एक बॉन्डिंग आती है जो दो लेयर्स को जोड़ती है। और जैसे अभी हमने स्टायरिन को बनाना देखा, एग्जैक्टली वैसे हम इसका मोनोमर बनाना देखेंगे, और हम इसे बैकेलाइट की मदद से समझ रहे हैं। हम बैकेलाइट का मोनोमर बनाना चाहते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले फिनॉल यूज़ करते हैं। फिनॉल की रिएक्शन जो है वो अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के साथ में कराई जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव देखे होंगे, तो जो OH होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव रहता है, तो वैसे यहाँ और यहाँ इसको जोड़ लेता है और इस तरह हमको दो तरह के मोनोमर मिल जाते हैं। एक जहाँ पे CH2OH ग्रुप ऑर्थो पे अटैच होता है और एक जिसमें पैरा पे अटैच होता है। ये कैसे अटैच होते हैं इसको समझने के लिए ये रहा फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और ये जुड़ने के पहले ये अपना बॉन्ड इस तरह तोड़ देता है। बॉन्ड तोड़ते ही एक ग्रुप मिलता है मिथिलीन ग्रुप, दैट इज CH2, जिसकी वैलेंसी फ्री हो चुकी, तो साथ में ऑक्सीजन की वैलेंसी भी फ्री हो चुकी है। ये वही ग्रुप है जो बेंजीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। जब ये अटैक करता है बेंजीन पे, तो हम ये जानते हैं कि बेंजीन की हर पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं, ये ऑर्थो और पैरा। जब ये अटैक होते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है। जैसे हम ऑर्थो पे छोड़ रहे हैं तो ऑर्थो का हाइड्रोजन टूट जाएगा। टूट के जैसे ही वैलेंसी क्रिएट होगी फ्री, ये CH2 बॉन्ड उससे जाकर जुड़ जाएगा। जब CH2 जुड़ जाएगा तो अभी भी ऑक्सीजन की वैलेंसी आप देख सकते हैं खाली है, और ये ऑक्सीजन की जो खाली वैलेंसी है वो निकलने वाले हाइड्रोजन से जुड़कर OH बना लेगी। इसी तरह बन जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन इस तरह टूट जाएगा, ये CH2 पोर्शन जाके इससे जुड़ जाएगा और बाद में ही हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ जाएगा, जिससे बनेगा CH2OH। तो इस तरह इसके मोनोमर्स बनते हैं। इनके मोनोमर में क्योंकि अनसैचुरेशन नहीं है बेंजीन के रूम में, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। हम जानते हैं उसका पाई बॉन्ड स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसकी लीनियर चेन बनाई जाती है। इसकी जो लीनियर चेन बनाई जाती है उसे या तो सिर्फ ऑर्थो से बनाया जाता है या ऑर्थो में थोड़ा सा पैरा मिक्स करके बनाया जाता है। ऑर्थो यदि हम सिर्फ यूज़ करते हैं तो वो क्रॉस लिंक का एग्जाम्पल तो नहीं है, मगर वो खुद एक पॉलीमर है, इसलिए हम उसका जिक्र करना चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ ऑर्थो का यूज़ करते हैं तो ये CH2OH अभी हम यूज़ करेंगे। ये 3 लेयर्स, 3 मॉलिक्यूल लिए हमने इसके, तीनों के तीनों ऑर्थो।
यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक कंपाउंड का OH और दूसरे का H रिमूव हो जाता है, एग्जैक्टली वैसे जैसे कंडेंसेशन में होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, इसका OH और इसकी ऑर्थो पोजीशन का H रिमूव हो जाएगा। इसे आगे से जुड़ता बताने के लिए इसकी वैलेंसी हम खाली कर देते हैं, और इस तरह जो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। बेंजीन के रिंग, इससे बॉन्डेड CH2, इसके ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन के जाने से वैलेंसी खाली हो चुकी, जो इन दोनों को जुड़ने में मदद करेगा। यहाँ से गया तो CH2 इससे जुड़ गया, और यहाँ पे वैलेंसी खाली होगी तो इसी तरह CH2 इससे जुड़ जाएगा। ये खुद में एक पॉलीमर है जिसे पैरा का कोई यूज़ नहीं किया गया है। इस पॉलीमर को नोवोलैक कहा जाता है। मैं बता दूं कि जो क्रॉस लिंक पढ़ रही है उसका एग्जाम्पल नहीं है, ये लीनियर का एक एग्जाम्पल बन गया नोवोलैक। ये बहुत सॉफ्ट होता है और इसे एडेसिव के रूप में यूज़ करते हैं। लैमिनेट्स में या वुडन प्लाइंग में। पर यदि हम इसमें थोड़ा सा इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा वो मिला दें पैरा, तो फिर हमें बैकेलाइट मिल जाता है। इसमें आगे एक कैटेगरी आने वाली है, ये इसके बहुत अच्छा एग्जांपल है, तो हम बात कर लेते हैं स्टेप ग्रोथ। स्टेप का मतलब होता है पहले आप लीनियर स्ट्रक्चर बनाएं, उसके बाद में कुछ इंट्रोड्यूस करें, जैसा कि यहाँ कहा गया लीनियर स्ट्रक्चर के बाद में सल्फर इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक स्टेप लीनियर बनानी क्योंकि दूसरा किसी को इंट्रोड्यूस करने की, जब आप काम स्टेप में करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ। वैसे ही इसमें ऐसे लंबे लंबे लीनियर स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, पहला स्टेप, उसके बाद में कुछ क्वांटिटी पैरा की मिलाई जाती है सेकंड स्टेप, तो ये सारे लीनियर स्ट्रक्चर को ज्वाइन किया जाता है थर्ड स्टेप। तो ये स्टेप ग्रोथ, आगे हम पढ़ेंगे चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ टाइप के दो पॉलीमर होते हैं, तो ये स्टेप ग्रोथ का एग्जाम्पल है क्योंकि चीज़ों में हमने स्टेप की। जबकि यदि हम एक एग्जाम्पल इथीन याद करें तो उसमें हम चेन की लाइन, एक उसके आगे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह वो आगे जुड़ता चला रहा था, तो वो चेन ग्रोथ का एग्जाम्पल था, कंपेयर कर सकते हैं। एक यूनिट जो आगे अपनी चेन बढ़ाती जा रही है, जबकि इसमें सारी चेन बना दी गई, उसके बाद सल्फर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो एक सेकेंड स्टेप हो गई जो चेन नहीं बढ़ा रही है। उसी तरह यहाँ लंबी चेन बना दी, उसके बाद पैरा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फिर उनको सबको जोड़ा जा रहा है, तो इस स्टेप में अलग अलग काम चल रहा है, इसलिए इसको स्टेप ग्रोथ कहते हैं। तो हम बैकेलाइट पे अगर अब आए, बैकेलाइट बनाने के लिए थोड़ा सा पैरा भी मिलाया जाएगा। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो ऑर्थो है, जिसने दूसरे से बॉन्डिंग की, और दूसरे के बाद थ्री डायमेंशनल बहुत लंबा चलता है। आप एक एग्जांपल लेने के लिए कुछ मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं कि 3 मॉलिक्यूल के बाद हमने जो चौथा मॉलिक्यूल यूज़ किया वो पैरा यूज़ कर लिया। अगर हमने उसको पैरा यूज़ किया है तो उसमें जो CH2OH होगा वो यहाँ पैरा पोजीशन पे लगा होगा, जो क्रॉस लिंक बनाने के काम में आएगा। क्योंकि काम स्टेप में चलता है, हमें एक और चेन चाहिए, जिस तरह वो बॉन्डेड होते हैं उसे दिखाने के लिए हम उसको थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में लिख रहे हैं, क्योंकि एक चेन में अगर ऊपर साइड में OH होते हैं, दूसरी चेन में नीचे की साइड में OH होते हैं। ये रहा, इसमें यहाँ पर CH2OH पैरा मौजूद है, मतलब ये लीनियर स्ट्रक्चर ऐसा आ रहा था, हमने लास्ट में इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी पैरा की मिला दी, और ये बॉन्डेड है ऑर्थो पोजीशन से बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर जैसे ही स्ट्रक्चर है, बस हमने यहाँ पर जो है चेन को बॉन्डिंग के स्टेट में दिखाने के लिए थोड़ा सा उल्टा लिखा है।
हम यहाँ स्टेप में इस तरह काम करें, पहली स्टेप में हमने सारी लीनियर चेन बना दी, सेकंड स्टेप में लास्ट में थोड़ा सा पैरा इंट्रोड्यूस कर दिया जो एंड में अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर अब अगर हम इनके हाइड्रोजन को इस तरह यहाँ रिमूव करें तो ये कंडेंसेशन का एग्जाम्पल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हो रहा है। और हम जानते हैं कि जब ये मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे तो जो नई बॉन्डिंग बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। हकीकत चेन में 4 बेंजीन रहेंगे जो एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट है। ये रही 4 रिंग, ऐसी 4 रिंग नीचे हैं। और इन्हें CH2 बॉन्डिंग है जो जुड़ने में हेल्प करेगी। CH2 दोनों तरफ से इसको जोड़ने में हेल्प करेगी। ये बन गया बैकलाइट का स्ट्रक्चर, और ये लीनियर स्ट्रक्चर है जिसमें ही क्रॉस लिंक क्रिएट हो गई है जैसे हार्ड और ब्रिटल बनाएंगे। जहाँ नोवोलेक इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट होता है, वो लैमिनेट्स और वुडन प्लैंक्स को जोड़ने में मदद करता है, वहीं ये बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है। और इनके जो एप्लीकेशंस हैं उनमें आता है कॉम्ब में यूज़ किया जाता है, फाउंटेन पेन में यूज़ किया जाता है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड में काम आता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने के काम आता है। और इसके अलावा मैंने कहा था कुकर हैंडल्स बनाने के लिए काम आता है। तो ये कंडेंसेशन की कैटेगरी में भी आएगा क्योंकि इसके फॉर्मेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। और यहाँ हम ये कह सकते हैं हमने 2 तरह के अलग अलग मोनोमर यूज़ किए, इसलिए इसे को पॉलीमर की कैटेगरी में भी रखा जाएगा। और ये टोटल एक सिंथेटिक पॉलीमर है, थर्मो सेटिंग है क्योंकि इसे आप एक बार हार्ड में कन्वर्ट करके क्रॉस लिंक क्रिएट होने के कारण बहुत हार्ड और ब्रिटल हो गया है, इसे हम प्रॉपरली दोबारा मेल्ट नहीं कर सकते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यदि बोलें तो वो है इट इज़ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। बेकेलाइट की बात करें तो इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल। ये बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल है।